हिंदी में बोलूँगा। हिंदी भी मेरी उतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि मैं पंजाबी हूँ। और दूसरा बात यह है कि मैं किसान संघर्ष में बहुत नया हूँ। पहले से लगभग 7-8 साल से किसान संघर्ष में हूँ। जैसे अरुण कुमार जी ने हमारे पंजाबी में एक कहावत बोलते हैं कि कुज्जे में समुंदर बंद करना, बल्कि छोटी सी क्या बोलते हैं उसको, छोटे क्या कटोरी में एक पूरा समुंदर का पानी डाल देना। अरुण कुमार जी ने तो ऐसे पूरा अपना बात रखा है जो नोटबंदी के बारे में। लेकिन मैं क्योंकि सामाजिक साइंस सोशल साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी जो किसान संघर्ष हमारे यहाँ हो रहा है और उसके क्या कारण है इसके बारे में संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा। मेरे लिए कितना टाइम कितना है? टाइम 20 कितना मिनट। है 20 सर? मिनट। 20 मिनट। तो पंजाब में आज संघर्ष की जो पोजीशन है लेटेस्ट, वो मैं बोलना चाहता हूँ। पहले पूरे पंजाब के किसान जो हैं और किसानों के साथ पूरे जो लोग हैं, आज रेलवे लाइन को, रेलवे ट्रैक जो थे वो 1 अक्टूबर के बाद बंद है। रेल आना और जाना पंजाब से बंद है। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से हमने रेल ट्रैक खाली कर दिए हैं, इसके बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बजिद है इस बात के लिए कि वो गुड्स ट्रेन भी पंजाब में भेज नहीं रहा है। और पंजाब में जितने भी रिलायंस कंपनी के पेट्रोल डीजल पंप्स हैं उनको बंद किया हुआ है। और पंजाब में जितने बड़े बड़े टोल प्लाजा, जितने ऑल द टोल प्लाजास, वो टोल प्लाजा के ऊपर किसान बैठे हैं और किसी को टोल देने का ज़रूरत नहीं है वहाँ। इसी तरह अडानी के जो गोडाउन है पंजाब में, उनको ब्लॉक किया हुआ है। साथ ही साथ क्योंकि पंजाब की तमाम जो राजनीतिक दल हैं, खास करके अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भी, वो लोग वो संगठन जो हैं वो किसानों के संघर्ष के सपोर्ट कर रहे हैं। केवल और केवल बीजेपी पंजाब में किसानों के संघर्ष को कोई सपोर्ट नहीं कर रही। इसलिए पंजाब के किसान संगठनों ने बीजेपी के मंत्री हैं, एमपी हैं या एमएलए हैं या उनके पार्टी के कोई लीडर लोग हैं, उनको घेराव करना, उनके घरों के सामने, दफ्तर के सामने धरने लगाना, ये काम भी चल रहा है। दिस इज़ द लेटेस्ट पोजीशन जो आज पंजाब के किसान संघर्ष का है, जो कई महीनों से ऐसे चल रहा है। जहाँ तक है पंजाब के खेती संकट का बात, खेती संकट में जो मैं जितना समझ पाया हूँ इसको, कि इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वो साइंस एंड सिम्टम, एक तो इंडेप्टेडनेस है, दूसरा सुइसाइड्स है, तीसरा है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो एग्रीकल्चर के एडवर्स, उसके विपरीत चला गया है। तो ये जो 3-4 जो सिम्टम साइंस हैं, इसमें पंजाब पूरी तरह से एक, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ होता है, इस मरीज़ की तरह से पंजाब का एग्रीकल्चर फंस गया है। और इस एग्रीकल्चर के इस क्राइसिस से हमें लगता है निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पंजाब में देयर आर अबाउट 1 मिलियन फार्मर फैमिलीज़, और 1 मिलियन फार्मर फैमिलीज़ का अबाउट 90% ऑफ फार्मर जो हैं वो कर्ज में फंसे हुए हैं। और एवरेज पर फैमिली, फार्मर फैमिली को एटलीस्ट एवरेज 10 लाख रुपया, बल्कि 1 मिलियन रुपीज़ जो है उसको कर्ज चुकाना है। देर इज, एज पर द स्टैटिस्टिक्स ऑफ द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, there is about 1 lakh crore rupees of agriculture loan on whole of the Punjab farmers. So इस सिचुएशन में हमें लगता है कि पंजाब के फार्मर्स को विदाउट, उनको इंडेप्टेडनेस से निकालने के लिए एक ही तरीका है कि एक तो उनका जो जिस चीज़ के चलते हुए उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर के विपरीत गया है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो भी इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स ऑलमोस्ट ऑल द इनपुट्स, सीड, फर्टिलाइज़र, वाटर,
मशीनरी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर चीज़ जो है वो जब से मैं देख रहा हूँ वो उसका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। और उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो प्रोडक्शन का जो रेट है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ा जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है। तो इसमें हमारा ये मानना है कि पंजाब के किसान जब ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन जब वो मार्केट के साथ उसका मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन करने लगा तो उसमें पूंजी का निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन जो है वो मनी लेंडर से और इंस्टीट्यूशनल से उठाना पड़ा। और उसमें उसका टर्म्स ऑफ जो था लोन में, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइप ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों मिलकर उसको लगातार इस डेप्ट में, इंडेप्टेडनेस में और बढ़ोतरी करते रहे। और इससे हमें लगता है या जो अर्थशास्त्री भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, कि इससे पंजाब का किसान आज सबसे ज़्यादा पूरे देश के किसानों में अगर कोई भी प्रांत का हम देख लें तो वो किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस कर्ज में फंसा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन आज बना हुआ है इसको हम देखते हैं कि इसको ही एग्रेरियन क्राइसिस के रूप में हम देख रहे हैं। और इसी क्राइसिस में हमने पंजाब में फार्मर्स मूवमेंट में मैं खुद काम करना शुरू किया हूँ। ये बात सच है कि आज भी पंजाब में हम देखते हैं कि एवरेज एक किसान जरूर खुदकशी का, किसी दिन 3 करते हैं तो किसी दिन नहीं करता कोई, एक किसान जो है सुइसाइड कर जाता है। ये सिचुएशन में हमें लगता है कि बल्कि मैं ये मानता हूँ कि इस सिचुएशन में पंजाब ही नहीं बल्कि पंजाब जैसे एग्रेरियन इकोनॉमीज जहाँ भी डेवलप की, वो कॉटन है या कोई भी कैश क्रॉप्स जहाँ भी शुरू की गई, वहीं का फार्मर जो है वो इस क्राइसिस में फंसता गया। और ये बात सब अर्थशास्त्री भी बोलते हैं कि जैसे ही अगर किसान जो हैं वो अपनी खेती से निकलकर, जैसे मान लीजिए अभी लैंड होल्डिंग तो पंजाब में काफ़ी है, एवरेज किसान यहाँ 10 एकड़ यानी 4 हेक्टेयर पर फैमिली का एवरेज लैंड होल्डिंग है। लेकिन पूरे देश में तो उतना भी 2 हेक्टेयर से भी 2 हेक्टेयर के करीब है उससे भी कम है पूरे इंडिया में एवरेज जो है। तो हम ये बल्कि हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है, ये मानते हैं कि इस क्राइसिस रिडन एग्रेरियन सोसाइटी में जो मूवमेंट अब हो रहा है, ये मूवमेंट शुरू हमने किया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके, किसान की फसलों का इंश्योरेंस कर लिए, इंडेप्टेडनेस से मुक्ति के लिए, किसान पेंशन के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारे डिमांड चार्टर बना के हमने ऑल इंडिया लेवल में किसानों का एक कोऑर्डिनेशन बनाया और उसके लिए हम लगातार संघर्ष करते रहे। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली दिल्ली में, स्टेट्स में रैलियां निकाली, एक बिल बनाए 2 अपने जो पार्लियामेंट में भी सबमिट किए गए। और इसी दौरान ये कोविड-19 का जो लॉकडाउन है वो शुरू हो गया। हम दूसरी चीज़ों को अभी सोच रहे थे कैसे करना है कि अचानक 4 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 ऑर्डिनेंस जो है वो हमारे ऊपर ठोस दिए, इम्पोज कर दिए। तो पंजाब और हरियाणा में ये जो किसान बल्कि ये संघर्ष है, ये संघर्ष इसलिए ज़्यादा है कि पंजाब में 100% और हरियाणा में भी नियरली 100% किसानों को पैडी और वीट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है और इसके साथ साथ उनकी मार्केटिंग भी अश्योर्ड मार्केटिंग है। तो ये दोनों चीज़ों का खदशा पैदा हो गया किसानों को। और तीसरा जो नया पावर बिल आया 2020 जो बिल है अभी, उसमें भी ऐसा खदशे हैं जो हमने पढ़ा भी कि प्राइवेटाइजेशन करके उसको भी धीरे धीरे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन में भी और एग्रीकल्चर में भी उसकी कॉस्ट भी और बढ़ेगी। तो ये दोनों और तीनों और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को लेकर हमने संघर्ष शुरू किया पंजाब में।
ये बल्कि मैं आपके इस वेबिनार में बताना चाहता हूँ कि पंजाब में इन स्पाइट ऑफ द कोविड कर्फ्यू एंड अदर थिंग्स जो लगे हुए थे, लॉकडाउन था, इसमें किसानों ने अप्रैल का महीना में अपनी वीट जो मार्केट लेके गए, उसमें पूरा मतलब कि एक तरह का बोलिए कि मार्केट में क्राउडिंग जो था वो रहना ही था, क्योंकि यहाँ का जो हार्वेस्टिंग है वो तो कुछ दिनों में हो जाता है। फिर पैडी सोइंग में बहुत क्राइसिस हुआ, लेबर की कमी रही, लेकिन फिर भी किसानों ने मतलब कि अपना वीट हार्वेस्टिंग और पैडी सोइंग किया। इसके साथ साथ पंजाब के जो किसान संगठन हैं, मैं ये बता दूं आपके कि आपको देयर आर अबाउट 32 to 33 किसान फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक एक करके बल्कि साथ आना शुरू किया, और आज 30 किस फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एक बैनर में इकट्ठी हैं, पंजाब में एक साथ है वो। तो ये 30 ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या किया, पहले लोगों को जागरूक के मतलब के बताया क्या बिल हैं ये, फिर उसके बाद टारगेट किया बीजेपी और उसकी अलाइड पार्टी अकाली दल को। उनको उनके जो ऑफिसेज और उनके रेजिडेंस हैं वहाँ हमने थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर्स लेके गए एज ए रैली, एज ए मार्च, जिसमें उनको हमने एक मेमोरेंडम दिया कि आप लोग ये डिमांड्स मानो और आपको इसके लिए पार्लियामेंट में बोलना होगा, आपको अपनी अपनी पार्टी का प्लेटफॉर्म में बोलना होगा। और उसके बाद हमने फिर ट्रैक्टर मार्च के बाद पूरे पंजाब में मोटरसाइकिल या वाहन मार्च, कार, मोटरसाइकिल, जीप, स्कूटर लेकर किसान जो उनके ऑफिसेज और घरों तक गए, उनको एक वार्निंग लेटर दिया अलॉन्ग विद ऑल दोज डिमांड्स कि अब हम आपको वार्निंग देने आए हैं कि इसके बाद हम आपको अपने गांव में घुसने नहीं देंगे अगर आप इन बिलों के खिलाफ, ऑर्डिनेंसेस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे। तो मैं आपको सच बताता हूँ कि बड़े बड़े धरने गांव के बाहर रोड्स के पास लग गए, और उसमें महिला और लोग पुरुष लोग बैठ गए कि अगर, और ठीक उस समय जो एमएलए एमपी थे बीजेपी और अकालियों के, वो डरते हुए घरों से नहीं निकले और वो गांव की तरफ जाने के तो उनका हिम्मत नहीं था, और जो कोई चला भी जाता गलती से किसी से, वहाँ ही किसान जो थे उनका घेराव कर लेते थे। तो इसके बाद ही अकाली दल के अंदर एक चर्चा शुरू हुई, और सबसे पहली विकेट जो गिरी हरसिमरत कौर बादल की, जिसमें उसने रिज़ाइन किया फ्रॉम द मिनिस्ट्री, और उसके बाद अकाली दल जो है एनडीए से बाहर आया। तो ये जो एक समीकरण बना, जिसमें पंजाब के तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं बीजेपी को छोड़कर, वो किसान संगठनों के, किसान संघर्ष के और किसान के मुद्दों के पक्ष में आ गए। इसके साथ साथ हुआ क्या है कि पंजाब का जितना इंटेलिजेंशिया है, पंजाब के जितने कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, वो सिंगर हैं, गीत लिखने वाले हैं, कहानी लिखने वाले हैं, कविता लिखने वाले हैं, आर्टिकल लिखने वाले हैं, वो तमाम लोग जो हैं पंजाब के किसानों की सपोर्ट में लिखने लगे, बोलने लगे, गाने लगे, गीत गाने लगे। आज फेसबुक में अगर पंजाबी के लोग थोड़ा जानते हैं तो फेसबुक में आपको डजन्स ऑफ सिंगर मिल जाएंगे गाने गाते हुए, जो किसानों के पक्ष में और किसान संघर्ष के पक्ष में गीत गा रहे हैं और लिख रहे हैं गाने। तो इससे हुआ ये कि पूरा पंजाब एक तरह से एक यूनिटी में आ गया, और फाइनली पंजाब गवर्नमेंट को मजबूर किया। हमने पंजाब गवर्नमेंट को बोला, अमरिंदर सिंह की गवर्नमेंट को, कि देखिए आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किए हैं, उन एक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप असेंबली में कोई मता लाइए। हमने ये भी कहा कि अगर आप मता नहीं लाओगे तो जहां हम बीजेपी का घेराव, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, हम कांग्रेस के इलेक्टेड जो वो लोग हैं उनके खिलाफ भी गांव में बोलेंगे, घेराव करेंगे। और फिर उन्होंने मतलब कि 14 अक्टूबर को हमारा दिल्ली में बातचीत था, उसी दिन अनाउंसमेंट हुआ कि 19 और 20 अक्टूबर को असेंबली का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा।
उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया, उसमें एक्ट्स को रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने जो किया वो उसमें मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन 3 एक्ट्स में उन्होंने संशोधन किया। संशोधन करके थोड़ा डिल्यूट किया कि वो उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते पंजाब में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए थे। और सबसे ज़्यादा क्लाइमैक्स ये था कि पंजाब की असेंबली में 2 एमएलए हैं बीजेपी के। आप हैरान होंगे कि 115 एमएलए जो हैं बीजेपी, अकाली, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, वो सभी असेंबली से सीधा गवर्नर के पास गए और गवर्नर को वो जो 3 बिल जो उन्होंने पास किए थे वो तीनों बिल गवर्नर को दे के आए कि राष्ट्रपति को भेज दीजिए और राष्ट्रपति से। तो मेरा ये मानना है कि जब 115 एमएलए असेंबली से उठकर जा रहे थे तो लगता ऐसे था कि पूरा पंजाब के लोग जो हैं आज किसानों के पक्ष में, किसान संघर्ष के पक्ष में पंजाब के लोग जा रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि इसमें ये कहना मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटिकली भी पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पंजाबी एक नेशन है जो सेपरेट एक लैंग्वेज बोलते हैं, और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ एक सिख रिलीजियस माइनॉरिटी रहती है। तो इसमें एक स्पेसिफिकेशन है जिसको हमें लगता है कि आज सेंटर जो है वो किसी ना किसी तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फेडरल एलिमेंट है उसको भी मिटिगेट करके उसको भी कम करना चाहता है। और 3 कानून जो लाए हैं उसमें भी इसका एक एलिमेंट है। कल जो एयर पोल्यूशन का लाए हैं उसमें भी स्टेट्स के ऊपर वो है, एक स्टेट की लिस्ट के में जो राइट्स हैं स्टेट के उसके ऊपर की एक उसका हमला है, अटैक है। तो हमारा ये मानना है कि किसानों की इस लड़ाई ने जहां किसान मुद्दे को, एग्रेरियन क्राइसिस को फोकस किया है, उसके साथ ही सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरल एंड ऑटोनोमस रीजन, इस एक डिस्कशन को भी वो सेंट्रल स्टेज पर ये स्ट्रगल ले आया है। तीसरा इसमें जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि पंजाब के इस संघर्ष ने, अभी हमारा बैठक था दिल्ली में 26-27 को, तो वहाँ भी 250 ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग ग्रुप है और उसके बाद और संगठनों के साथ बैठक था, उसमें भी ये डिस्कशन लाया गया कि पंजाब, एडिटोरियल भी लिखा अखबारों में कि पंजाब संघर्ष ने एक मॉडल बिल्डअप कर दिया है। मॉडल के 2 एस्पेक्ट है, किसानों के संघर्ष को एक आगे ले जाना, उसको पूरे देश के एक किसान संघर्ष का मॉडल के रूप में आगे डेवलप करना, और तीसरा ये है कि पंजाब में जो पंजाब के लोगों का यूनिटी बना है, क्या ये अलग डिफरेंट स्टेट्स में वहाँ के लोग अपने उस स्टेट के किसानों के साथ सॉलिडरिटी बनाते हुए उस स्टेट की पॉलिटिकल जो विशेषताई है, जब वहाँ के जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उस स्टेट के जिसको सेंटर कर्ब कर रहा है, क्या उस लड़ाई का एक मॉडल बिल्डअप हो सकता है। तो ये डिस्कशन जो है पंजाब के काफ़ी अखबारों में भी, आर्टिकल्स में भी, एडिटोरियल्स में भी आ रहा है। तो इसको हम ऐसे इस तरह से रखना चाहते हैं फाइनली कि पंजाब का क्राइसिस बहुत डीप है, एग्रेरियन क्राइसिस। एक डीपन क्राइसिस के साथ साथ पंजाब के किसानों की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो पिछले 30-40 साल पहले था उससे बहुत आगे बढ़ गया है। देश के बाकी हिस्से जो हैं वहाँ से भी थोड़ा ऊपर है। पंजाब के किसान संगठनों की जो मैच्योरिटी है, उसकी डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग है, वो भी हायर लेवल का है। और पंजाब पूरे देश के लिए उसको लेकर पंजाब के, पंजाबी नेशन के, पंजाब के जो लोग हैं वो अपने आप में एक इस चीज़ को, वो इसलिए वो उसको लेकर अपना एक कंट्रीब्यूशन पूरे देश के लिए मानते हैं। तो इसलिए ये जो एक फीलिंग्स है पंजाब के लोगों का और पंजाबी किसानों की उनको एक इंटरनली पावर देता है, एक इंटरनली एक लड़ने के लिए और हौसला देता है और ये कॉन्फिडेंस देता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है पंजाब के लोगों ने, मैं मतलब कि आप अगर देखोगे तो पंजाब में महिलाएं जो हैं थाउजेंड्स में धरनों में आ रही हैं।
बच्चा लोग आ रहे हैं बड़े पैमाने में। तो स्टूडेंट्स जो हैं, अभी मैं 2 दिन पहले दिल्ली से आता हुआ टोल प्लाजा से निकला था, तो टोल प्लाजा में किसानों के साथ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठे थे। तो ये जो सॉलिडारिटी पंजाब के लोगों में बनी है, मैं एज ए फार्मर लीडर चाहता हूँ कि ये सॉलिडारिटी जो है, ये सॉलिडारिटी देश के किसानों के संगठनों के आपस में बने, किसानों का संघर्ष ऑल इंडिया एक डायमेंशंस में जाए, और इसके साथ साथ देश के लोगों का एक सॉलिडारिटी जो है ये पूरे, क्योंकि अभी एक आपको होगा कि 5 तारीख को पूरे देश में 4 घंटे का चक्का जाम का काल दिया है, 26-27 को दिल्ली चलो का काल दिया है, 3 तारीख को एक और समन्वय की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। तो ऑलमोस्ट ऑल किसान संगठन जो देश के, हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक मंच में आए, और एक मंच में आने के बाद अगर देश के किसानों का संघर्ष एक बैकबोन बन जाता है पूरे देश के लोगों के लिए, सॉलिडारिटी बनाने के लिए, एक पूरा देश के लोगों के पीपल्स मूवमेंट बनने के लिए, तो फिर मुझे लगता है कि जेपी की मूवमेंट के बाद अगर कोई नेशनल लेवल का एक संघर्ष कोई हो रहा है, जिसको हम सोचते हैं कि पूरे देश की पॉलिटिक्स को, पूरे देश के लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो मुझे लगता है कि 73-74 के बाद, और या थोड़ा फिर उसके बाद मंडल कमीशन में आया था, तो उसके बाद एक बड़ा मूवमेंट जो है देश में बन सकता है, जिसमें एक वर्ग, किसान वर्ग जो है, फार्मर लोग हैं, वो लड़ रहे हैं, और देश के लोगों के लिए एक बैकबोन बन के, एक सॉलिडारिटी अगर देश के लोग बनते हैं, तो एक अल्टरनेटिव के रूप में एक देश में जो सेंट्रलाइज स्टेट बन रहा है, देश में एक स्टेट जो आइडियोलॉजिकली एकदम रिएक्शनरी स्टेट जो है, देश की पूरी पॉलिटिक्स को एक दूसरी दिशा में ले जाना चाहता है। जैसे अरुण जी ने बोला था कि कुछ पॉजिटिव अल्टरनेटिव हो, लास्ट में उन्होंने बोला था अपोजिशन हो, जिससे कुछ हेल्दी अल्टरनेटिव निकले, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान संघर्ष उस तरह का एक भूमिका एक हद तक निभा सकता है, निभाना चाहिए, अगर ये ठीक दिशा में, ठीक निशाने पर अपना चला गया तो। धन्यवाद।